नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस बार पूरे देश भर में आदि जनजाति गौरव महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी बिरसा मुंडा की 150वीं वर्षगांठ है। पूरे देश भर में बिरसा मुंडा की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आज हम जनजाति की पहचान से सम्मान तक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं भोटिया समुदाय की बहुत ही प्रसिद्ध लोक कलाकार राखी रावत। राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ और एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने दुनिया भर में जौनसारी जनजाति की लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया है। ऐसे व्यक्तित्व हैं डॉक्टर नंदलाल भारती जी। आपका आज की महत्वपूर्ण चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार, राम राम। बिल्कुल, तो चलिए, आज हमारे बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं, प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। तो सबसे पहले राखी रावत जी से शुभारंभ करते हैं। हाँ, ठीक है। इस आदि जनजाति गौरव महोत्सव मनाया जा रहा है, तो किस तरह से शुरुआत करेंगे? शुरुआत तो हमेशा मुझे लगता है कि पूजन से ही होता है जी। जैसे हमारी गढ़वाली संस्कृति में गणेश को वंदन करते हैं, वैसे हमारी जनजातियों में आपने देखा होगा कि जब बद्रीनाथ में जब कपाट खुलते हैं या हमारी नीति साइड जब कोई बात होती है तो मासी के फूल की बात होती है वहाँ पे। तो जैसे हम लोग गाते हैं पहले, जय जय बद्रीनाथ जी झामको, जय जय बद्रीनाथ जी झामको, जय देवो घन्याल झामको, जय देवो घन्याल झामको, देला आशीष झामको, देला आशीष झामको। क्या बात है, यानी कि बद्रीनाथ जी आशीष देंगे जी। और मुझे लगता है कि हमारे जो भोटिया समुदाय के लोग हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर आप सब लोगों का ये सब चीज़ें रहन सहन और अपनी जो लोक संस्कृति और जितने भी हमारे आदान प्रदान की चीज़ें, हम लोग वहाँ पे मूल निवासी के रूप में रहते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर नंदलाल भारती जी हमारे बीच में हैं। और जैसे कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है, तो डॉक्टर साहब क्या तैयारी है? बिरसा मुंडा जी की जो ये जयंती है जी ये हम सब जनजातियों का गौरव दिवस है। जी। हमारे लिए सम्मान का दिवस है, हम लोगों के लिए उत्सव का दिवस है। पूरा देश और उत्तराखंड और हम सब जनजाति समुदाय इसको अपने गर्व का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा जी का जो सहयोग, जो ऊर्जा जनजाति समुदाय के लिए रही है वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और उसका परिणाम यह है कि 150वीं जयंती पर आज लोग हर्षोल्लास से इस नाम को याद कर रहे हैं। उन्होंने अपने छोटे से इस कार्यकाल में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो धनुष बाण लेकर के एक शौर्य गाथा का एक इतिहास रचा, वो हम लोगों के दिल में आज भी बसता है। और हम लोग ये मानते हैं कि बिरसा मुंडा जी हमारे भगवान हैं और भगवान के रूप में भगवान की तरह उनको पूजा भी जाता है। जहाँ तक बात रही हमारे उत्तराखंड प्रदेश की, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात के एकता नगर में, ये बड़े बड़े केंद्र है जहाँ पर बिरसा मुंडा जी की जयंती बहुत व्यापक स्तर पर मनाई जा रही है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो दल है वो अभी 5 तारीख को, जिस दिन वहाँ पर उत्तराखंड दिवस था, प्रदर्शन करके आ गई है। और कल मैं फिर से समापन के तौर पे इस कार्यक्रम में, जहाँ पे शायद माननीय प्रधानमंत्री जी की गौरव में उपस्थिति रहेगी, तो हम लोग कल फिर एकता नगर गुजरात में इस पर्व को फिर मनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड की 5 जनजातियाँ, जिसमें स्वयं हमारी जौनसारी जनजाति है, भोटिया जनजाति है, थारू जनजाति है, बोक्सा जनजाति है और राजी जनजाति है। आज हम 5 जनजातियाँ इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। और जनजाति की जो एक लाइन की परिभाषा है, हम लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक रहते हैं। हम लोग प्रकृति के साथ जीते हैं। हम लोग किसी बाहरी समाज का या किसी सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त करते नहीं हैं। लेकिन आधुनिकता के चलते आज समावेश है और हम लोगों के कई योजनाएं, विकासकारी योजनाएं सरकार की, उसको हम भी अंगीकार कर रहे हैं। और आज हम भी
स्कूलों की तरफ अग्रसर है, सरकारी प्रतिष्ठानों में हम लोगों की उपलब्धता है। तो मैं समझता हूँ कि बिरसा मुंडा जी की जयंती हम इसी रूप में मनाएंगे कि आज सारी जनजातियाँ विकास कर रही है और उत्सव के पथ पर अग्रसर है। क्या बात है। जैसे भारती जी ने कहा कि हम प्रकृति के बहुत करीब हैं, बिल्कुल। और अगर मैं ये मानूं कि महिलाओं का सबसे ज़्यादा सेंटिमेंट प्रकृति के नज़दीकी होता है, महिलाओं का बहुत संवेदनाएं प्रकृति के से जुड़ी हुई रहती है। तो मैं राखी जी से ये जानना चाहता हूँ कि आज आप किस प्रगति को देख रहे हैं, आज की जो प्रगति है वो आप किस रूप में देख रहे हैं, यानी कि जनजाति समुदाय की महिलाएं या भोटिया समुदाय की महिलाएं या और पुरुष भी, पूरे समुदाय के लोगों की प्रगति आज कहाँ तक पहुँची है? बहुत बृहत स्तर पर पहुँची है जी। पहले टाइम पे जब हमारे पिताजी लोग हमें कहानियाँ सुनाते थे जी। तो बड़ा आनंद आता था उसे सुनने में, तो केवल सुनने योग्य तक हम उसे रखते थे पहले। अब संस्कृति के उसमें हम समावेशित हो गए हैं, तो तब हमें लग रहा है कि एक एक छोटी छोटी जानकारियाँ हम लोग लेते रहे। तो पहले पिताजी बोलते थे कि हम लोग तिब्बत में जब व्यापार करते थे, अच्छा, तो उस टाइम क्या होता है, छा, नमक। अच्छा, तो नमक को छा बोलते हैं? हाँ, छा छा। अच्छा। और जैसे लोण बोलते हैं। हाँ। तो छा करके, लोण मतलब गढ़वाली में? तो हमारे एक तोलछा समाज भी है हमारा, जी। मारछा और तोलछा आपने सुना होगा काफ़ी टाइम से, तो उसमें लोण बोलते हैं और हमारे इसमें छा बोलते हैं। तो तोलछा मारछा का कम्बिनेशन जो नीति और माणा में आपको दिखेगा। अच्छा। तो माणा का तो आपको ही पता ही है, पहले अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रथम गांव का एक बहुत बड़ा वो दिया है। तो हम तो चाहते हैं कि नीति भी हमारा प्रथम गांव है और माणा भी हमारा प्रथम गांव है। तो उस टाइम क्या होता था कि जब तिब्बत से व्यापार होता था, जो हमने सुना, वास्तविकता तो खैर हमारे जो पहले हैं उन लोगों को पता होगा, तो नमक का हम लोग उनसे व्यापार करते थे, छा से। अच्छा। तो उनको कुछ देना, वहाँ से कुछ लेना, ये इस तरह से हमारा आदान प्रदान चलता था। काफ़ी भेड़ बकरियाँ जाना और उनसे वस्तु का होता था, मतलब तो पैसे का तो कुछ नहीं, पैसे का नहीं, यही था सब आपस में मिलना जुलना। और काफ़ी हमारी जो बोलचाल की भाषाएं आप देखोगे, हमारी बोली में देखोगे तो ती, पानी, तिग निसुम, ती मतलब पानी। अच्छा। हाँ, जैसे तिग निसुम पी नय छः, ये गिनती है हमारी। अच्छा, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को हाँ, मैं आपको, तिग मीन्स एक, नीस दो, सुम तीन, पी चार, हाँ सुम। तो ये तिग निस सुम पी, तो हमारे जो पुराने लोग बोलते थे 20-20 निस्या, मतलब 20-20 का इस तरह से वो लोग अपना एक वो लगाते थे। फिर ग्या बोलते हैं 100, फिर तिग गया 100, नीस गया 200। तो इस तरह से हमारे कुछ कुछ जो बोलियां हैं वो तिब्बत से बहुत कनेक्ट होती हैं। अच्छा। लेकिन जो इधर का है, जो आपने अभी देखा होगा, जोहार जो हमारा है इधर का, पिथौरागढ़, हल्द्वानी वगैरह, कुमाऊं क्षेत्र, उसमें भी हमारी जनजाति हैं। तो वो जनजातियों में भी हमारी बहुत सिमिलरिटी है, भाषा को लेकर, पहनाव, तोलचा बहुत सिमिलर। अच्छा। मतलब हम लोग अभी महोत्सव में गए थे, जोहार महोत्सव बहुत बृहत स्तर पर होता है, आपने सुना होगा। अच्छा। तो उसमें हमारे जो टोलिया जी हैं जी, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नरेंद्र टोलिया जी। तो उन्होंने जोहार महोत्सव में किया, तो लोग हमें पहचान नहीं पाए। अच्छा। क्योंकि हमारी जो ड्रेस है सेम। अच्छा। हाँ। तो जो पहले का टाइम था वो थोड़ा बिकट था, लेकिन जो आज है समाज में, जो आज चल रहा है, इतना हमको मतलब इंट्रोडक्शन मिल गया है हमारे उसको, कि हमारे परिवेश से ही हमारी पहचान एकदम दर्शा जाती है। क्या बात है। हाँ, पर भाषा जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपकी उम्र के लोग भी उस भाषा को समझ रहे हैं, भाषा में कोई दिक्कत तो नहीं है कि वो भाषा लुप्त हो गई, अब आप गढ़वाली या हिंदी अंग्रेजी बोलने लग गए? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एक होता है ना कि अंदर से, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि एक अंदर से, आपने सुना होगा जैसे लोग कहते हैं जीन्स बाय जीन्स चलता रहता है कोई चीज़, तो ऐसे ही अगर हमारे बच्चे ध्यान से अभी भी सुन रहे हैं, तो बड़ा बेटा तो हमारा बोलता भी है लेकिन पूरा समझ लेता है। ये एक आप गॉड गिफ्ट के, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं। तो लोक भाषा यानी कि आपने बचा रखी है। जी। पर जैसे भोटिया समुदाय ना, कहाँ पिथौरागढ़ से लेकर के इधर लाहौल स्पीति, पूरी बेल्ट जो पीछे हिमालय की जो पूरी श्रृंखला है, उत्तरकाशी, जैसे उत्तरकाशी का जो हरसिल वाला और जादोंग वाला क्षेत्र है, वो पीछे लाहौल स्पीति से भी लगा हुआ है। उनकी एक जैसे ड्रेस भी है, आपके और उनकी ड्रेस में कोई अंतर? बहुत चेंज है। अच्छा। बहुत चेंज है। उस ड्रेस को मैंने G20 में जब कार्यक्रम किया था, तो उस समय लोगों ने काफ़ी उत्सुकता से देखा माड़ा में। तो आकाशवाणी दिल्ली के थ्रू हम लोग गए थे, तो वो ड्रेस आप देखेंगे तो उसमें ग्रीन परिवेश होता है, और पागड़ा तो सेम हमारी तरह होता है। जो पागड़ा हम पहन रहे हैं वो सेम बिल्कुल सिमिलर होता है। और हम लोग जैसे घूटी पहनते हैं, तो वो लोग भी अपने उसमें वाइट कलर का एक स्टॉल बांधते हैं। तो डिफरेंट है लैंग्वेज में। हाँ, लैंग्वेज में भी काफ़ी डिफरेंट है उनका। मुझे लगता है कि उनका हिमाचल तिब्बत से कुछ ज़्यादा कनेक्शन है। जैसे डा, चावल को बोलते हैं हम लोग, डा सानमा, यानी कि खाना खा लो।
हम बोलते हैं जमंगजे। अच्छा। हाँ, और तीसरे उसमें हमारे जनजाति बोलते हैं खाड़ो खेले। तो मतलब ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स हमारे बहुत सिमिलर है। बिल्कुल, कि जैसे भोटिया जनजाति के बारे में राखी राव जी बता रही है, मैं यही सवाल डॉक्टर नंदलाल भारती से भी करना चाहता हूँ कि जौनसारी जनजाति जो समुदाय है उनकी भाषा भी डिफरेंट है, और प्रगति को लेकर के यदि हम आज 150वीं जन्म दिवस मना रहे हैं बिरसा मुंडा जी के, और उनका जो संघर्ष, तब के संघर्ष अब तक की जो प्रगति हुई है, विशेषकर आप जौनसारी जनजाति से आते हैं, तो वो प्रगति आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड की जो 5 जनजातियां हैं जी। 20 जून 1967 को हम लोग अस्तित्व में आए हैं। अच्छा। 20 जून 1967 में अधिसूचना जारी हुई है कि हम 5 जनजातियां घोषित हो गई है जी। उसके बाद से हालांकि हमारा जीवन तो पहले से ही उसी परिवेश में था, लेकिन उसके बाद हम लोग एक मुख्य धारा में आकर के हमारा एक हिसाब से संज्ञान लिया गया जनजाति लोगों का। हम लोग अपने खेती का, अपने पहनावे का, अपने पूजन का, अपने बोली भाषा का बिल्कुल एक अलग ढंग रखते हैं, और हम लोग अपने उन पूर्वजों को, अपने उन पुरखों को, अपने उन पितरों को और अपने उन विशेषज्ञों को, गुणीजनों को जब याद करते हैं आज, तो हमको लगता है कि वो कितने विद्वान रहे होंगे जिन्होंने हमको इतने अच्छे तरीके से जीवन जीने की और मानवीय मूल्यों को समझाया है। हम लोग अपने पहनावे में ढांटू, झगा, कुर्ती, अपना डिगुआ, और हमारे जैसे 3-4 मौसम आते हैं, 3-4 मौसम में हम लोग ड्रेस बदल देते हैं। उसमें भेड़ों की ऊन के बने हुए वो हमारे वस्त्र, जिसमें गांव में खुद खाड़ी बना के, खुद भेड़ से ऊन निकाल के, फिर उस ऊन को धो करके, फिर उसको थोड़ा चितड़ा करके, और फिर उसकी पूनी बना करके, फिर तकली में उसको काट करके, और उसके बाद उसका जो तागा है उसको ओयरना बोलते हैं, उसका एक लंबा वो करके रांच में उसको बुनने के लिए तैयार करके, और फिर खुद ही उसको बुनते थे। फिर उसमें पट्टू बनाना, कुर्ती बनाना, चोड़ा बनाना, डिगुआ बनाना, मोजे बनाना, ये हमारी वेशभूषा थी। और जहाँ तक हमारे एक प्रकार से गहने हैं, मेरे सामने बहन बैठी है राखी, इनको देख करके आप लगा सकते हैं कि जनजातियाँ जितनी भी है, हम लोग इसमें बहुत सशक्त रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने को ऐसा मानते हैं कि हमारा इतना सा ये चेहरे के अलावा कोई सा भी अंग शरीर का दिखता नहीं है, और वो लबालब है गहनों से, वस्त्रों से, और वो बिल्कुल जैविक है सब। हम लोगों ने बाजार से आप प्रोडक्शन भी खुद करते हैं, मार्केट पे कोई निर्भरता नहीं है। नमक के अलावा कभी नहीं लाते थे कुछ भी। हमारे सामने की बात है, जब हमारे दादा परदादा सुनाया करते थे कि हम लोग वर्ष में एक बार एक ढाकर के रूप में, एक पंक्ति के रूप में, एक जलसे के रूप में बाजार तक जाते थे। वो 3-3, 4-4 दिन का हो सकता था, गौचर भी जा सकते थे उसके लिए। अच्छा। और इधर और प्लेन में हिमाचल के तरफ भी जाते थे, लेकिन लाते थे केवल नमक, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। देखिए, जड़ी बूटी सब अपनी। छोटे बच्चे को कचूर चटाना हो, उसको जो है अपना काउनी, सबसे पहला जो अनाज है वो हम अपने बच्चे को काउनी, आज वो बीज है नहीं, लेकिन काउनी चटाते थे सबसे पहले, हैं। झंगोरा है, ये सब अपने खेतों से ही हम लोग। अच्छा, फिर घराट बनाना, उन दानों को उनको फिर पीसने के लिए भी अपना ही था। पर मैं ये कह रही हूँ, हमारा पीछे से इतना हमारा चल के आया है, आज की प्रगति में इसकी कितनी जगह है? जो आपने अभी इतनी सारी चीज़ें, जो आपने इतनी महत्वपूर्ण चीज़ बताई, और क्या बोलेंगे इसको, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें भी है। अच्छा है, आज क्या प्रगति है इसको अच्छा है। अगर हम पश्चिम के तरफ को भाग रहे हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी पैकिंग बढ़िया हो गई आज जो है हर अनाज का पैकेट दुकान में आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। दाल, सब्जी, गेहूँ, जितने अनाज है देखने को, लौकी, तरबूज वगैरह सब बढ़िया दिखेगा। लेकिन जो हमारे अपने खेतों का उस समय का एक मिठास थी, एक उस समय के उसमें टेस्ट था, वो आज उतना नहीं रहा। अच्छी बात यह है कि हम लोग शिक्षा की तरफ बढ़े हैं, हम लोग स्कूलों की तरफ बढ़े हैं, हम लोगों ने दुनिया को देखा है, हम लोगों ने अपने सरकारी प्रतिष्ठानों को देखा है, हमने अपने रोजगार को बढ़ाया है, और एक मुख्य धारा का जो जीवन है उससे भी हम लोग जुड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि हमने अपने मूल को भी पकड़ा हुआ है। क्या बात है। तो आप मानते हैं ना इसको कि बिरसा मुंडा का जो संघर्ष है आज वो
दिख रहा है कि जनजाति समुदाय के लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ये हमारे ऊर्जा का स्रोत है। हाँ। बिरसा मुंडा जी हमारे उत्साह का मार्ग है। बिरसा मुंडा जी ने जो शौर्य गाथा, अपनी वीरता का जो एहसास कराया, उससे हर जनजाति क्षेत्र का व्यक्ति अपने आप को बलवान मानता है और वो अपने अधिकारों के लिए, अपने सफ़र के लिए और तय पायदान पे पहुंचने के लिए आज अपने आप को सक्षम मान रहा है। ये बिरसा मुंडा जी की देन है। बिल्कुल, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा, राखी जी के पास जाऊंगा। और जैसे डॉक्टर नंदलाल भारती जी ने कहा कि बहुत प्रगति हुई है, एजुकेशन में प्रगति हुई है, सरकारी रोजगारों में प्रगति हुई है और तमाम चीज़ों में प्रगति हुई है। आज हम भोटिया समुदाय की बात करें या दूसरे जो आपके पड़ोसी की और जनजाति समुदाय है, उनकी प्रगति के लेकर कर अगर आप अपने को पीछे 25 साल पीछे ले जा लें जी, तो उसमें और आज के समय में क्या तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं आपकी, कहाँ आप पहुँचे और क्या आप आज अपने को ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत अच्छा? एक शब्द बोलूँगी, ज़बरदस्त जी, परिवर्तन। क्या बात है। ज़बरदस्त परिवर्तन मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि पहले मीडिया या सोशल मीडिया जो होते हैं, फ़ोन की सुविधाएं, मोबाइल जो आप देख रहे होंगे आजकल, हमारा एक बिल्कुल दिनचर्या का मॉर्निंग जो कहते हैं ना, हमारा पहले मोबाइल हो गया है। तो ये बहुत दूर दूर तक पहुंच गया है, टावर लग गए हैं और बहुत जगह ऐसी जो जहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे वहां पे, जैसे आप नीति पे भी देखेंगे और माड़ा में भी, तो ये सारी सुविधाएं आज आपको तुरंत, कोई भी चीज़ होती है तुरंत आपके पास विद इन 10 सेकेंड में आपके पास पहुंच जाता है। पहले ये नहीं था। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं तो पहले हम लोग व्यापार पे ही डिपेंड थे। अभी जैसे मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं भारती जी के सामने अपनी बातों को रख पा रही हूँ। तो ये है जो एक स्तर इन्होंने बताया। आपने देखा होगा मैंने अभी नमक की बात की, बिल्कुल, और आपने भी महोदय कहा कि जी, नमक जी, का ही हम लोग, बस बाकी हमारे पास था सब आत्मनिर्भर, प्रचुर मात्रा में पहले शुद्ध, लेकिन आज थोड़ा सा उसमें मिलावट तो हर जगह ही है थोड़ा बहुत, लेकिन आज जो हमको परिचय मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। और यहाँ पर आपने देखा होगा देहरादून में TRI है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जी हैं जो सोलंकी सर, उनके परिचय से ही मैं इतना आगे देहरादून में अपने को स्थापित कर पाई हूँ। क्योंकि यहाँ पर आकर के जनजातियों को एक परिचय मिलना, क्योंकि लोग बोलेंगे कि आपने कहाँ से इसको स्थापित किया, कहाँ से शुरू किया, तो मैंने वहीं से शुरू किया। और जो बिरसा मुंडा जी को जब, हाँ TRI, बिरसा मुंडा जी के बारे में हमने जब पढ़ा था, पढ़ाई कहेंगे, देखो देखा तो हम कहेंगे नहीं, तो जो हमने पढ़ा था कि इतना तो अबा शब्द का यूज़ किया था, पिता भगवान, तो हमारे जनजाति के एक हम पिता या भगवान ही कह सकते हैं उन्हें, कि जिन्होंने हमें इतना सम्मानजनक स्थिति दी और आज पूरे देश में जनजाति महोत्सव मनाया जा रहा है। और अभी जब हम आए कल रात को पहुँचे कार्यक्रम करके, तो जोहार में जो हमने महोत्सव देखा तो हमने एक स्केच करा, अच्छा, कि क्यों ना हम उनसे कहेंगे कि जो भोटियाज जो कर रहे हैं वहाँ पे इतना अच्छा, वो यहाँ पर आकर के भी बहुत अच्छे स्तर से हम लोगों को एक फील्ड मिल सकता है। तो यहाँ पर T5 चलता है हमारा, एक अच्छा, ट्राइबल का पूरे T5 चलता है। बोक्सा, राजी, हमारी जो जनजातियाँ हैं पांचों, उनका एक T5 समिति है। अच्छा, तो उसके जरिए भी हम लोग चाहते हैं कि कुछ कुछ जो हमारी कमियाँ रह गई हैं या जिनको हम आगे ला सकते हैं, जैसे जड़ी बूटियों के का कहें, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए, तो वास्तव में आप अगर हमारे इधर जाएंगे तो आप जैसे ही हमारे यहाँ पहुँचेंगे तो दाल में आप केवल नमक भी डालेंगे, टमाटर प्याज कुछ नहीं, आप केवल नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्दी मिर्च मसाला तो चलता ही है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो भी आप उसको पिएंगे तो आपको इतना स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि शुद्ध हिमालय का पानी। बिल्कुल, और आपसे फिर और चर्चा करेंगे, क्योंकि एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि जनजाति का जो भोज्य पदार्थ है उस पर भी हम बातचीत करेंगे, कुछ हमारे दर्शक सुनना भी चाहेंगे। डॉक्टर नंदलाल भारती की तरफ जाता हूँ, और आज़ादी के आंदोलन में जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उसमें हमारे उत्तराखंड की जनजातियों की किस तरह की भूमिका रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जनजाति के लोग हमेशा उस समर्पित रहे हैं अपने अधिकारों के प्रति जी। उन्होंने अपना जो अधिकार थे उसके बदले में हमेशा कुछ ना कुछ दिया है। वो लड़े हैं, खूब हर समय लड़े हैं और आज भी लड़ रहे हैं। जनजाति का व्यक्ति क्योंकि वो प्रकृति के साथ है, वो इंसानों से तो क्या, वो जानवरों से भी लड़ता है। वो अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद शक्तिवान है। आज़ादी में तो हमारे जो जनजाति के लोग थे उन्होंने, अब पता नहीं वो कितने सूचीबद्ध हुए, कितने नाम जद हुए, लेकिन जब भी लड़ाई की बात हुई तो हमारे लोग जनजाति के लिए ढोल दमा और रणसिंगा लेके ललकार के साथ निकल पड़ते थे
और ये वो लोग थे जो हमेशा युद्ध में आगे रहे, क्योंकि लोकवाद्य कभी पीछे नहीं बजा। बिल्कुल। उन्होंने उत्साहित किया, उन्होंने ऊर्जा भरी। जी। सशस्त्र लोग निकलते हैं तो पहले जनजाति के लोग भी उसमें शामिल रहे। और मैं अगर अपने जनजातियों की बात करूं तो केसरी चंद जी एक ऐसा नाम है जिनका आज बहुत बड़ा मेला लगता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। उन्होंने इम्फाल में एक पुल उड़ाते समय वो बंदी हो गए अंग्रेजों के, और अंत में उनको फांसी पे लटकना पड़ा। लेकिन उस जनजाति का मैं एक ही उदाहरण दूंगा, और जनजाति लोगों के योगदान की परिभाषा लोगों तक पहुंच जाएगी। जब उनको अंत में फांसी का आदेश हुआ जी। तो सरकार अंग्रेजों ने ये तक कहा कि एक बार आप क्षमा मांग लो। अच्छा। हाँ, ये आपके लिए एक है कि आप चलिए क्षमा मांग लीजिए और हम आपको छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई बोल रहा हूँ, दुनिया देख रही है, सुन रही है। उन्होंने कहा मेरे को फांसी पे लटकना मौजूद है, मैं उस फंदे को चूम लूँगा, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। क्या और उन्होंने अपनी शहादत दे दी। तो आज़ादी के प्रति आप लगा लीजिए, अगर एक आदमी का ये जज्बा है तो जो पीछे लाइन थी, जो स्वतंत्रता सेनानी जैसे रहे आपके हैं, जौनसार से एक और नाम भी आता है फुनको दास। फुनको दास है, कलीराम ककाड़ा जी है, और हमारे मुगल के ये उधर मलेता के हैं नंतराम नेगी जी हैं, और भी कई नाम है जिन्होंने उस समय इसके लिए वो नहीं गए थे कि हमारा नाम कहीं आए, लेकिन कुछ गुम है, कुछ सूची में दर्ज हो गए। दर्जनों नहीं, सैकड़ों लोग हैं जो जौनसार से भी इसी तरीके से हमारी पांचों जनजातियां हैं जिनको जहां मौका मिला वो खुल करके आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं। जी, क्या बात है। और ये आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जनजाति समुदाय के लोग कभी पीछे नहीं हटते। नहीं। और मुझे लगता है कि जब हम राखी राव जी से बात करते हैं तो जैसे आपने खान पान की बात की है और आपने लोक भाषा की बात की है, परंपराओं की बात की कि आज भी जिंदा है। तो आप जो बड़े शहरों में जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, क्या आपके जो पकवान, जो जनजाति के पकवान हैं, ऐसी कुछ एक दो पकवानों को उदाहरण दे सकते जो आज भी आप बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देंगे आपको हम। और एक चीज़ और कहेंगे, जैसे आपने अभी थोड़ा सा वीरता की बात की थी। जी बिल्कुल। तो अभी भी अगर आप जाएंगे बॉर्डर एरिया में तो हम द्वितीय सुरक्षा दल से जाने जाते हैं। अच्छा। ये आपको बता जो सीमाओं पे हैं? हाँ, सीमाओं पे। वहाँ पे जितने भी आईटीबीपी, आर्मी, जितने भी लोग हैं, उन पे हम डिपेंड, वो हम पे डिपेंड। तो जब भी अगर कोई आक्रमण की बात हो जाती है चाइना बॉर्डर से या कहीं से, तो द्वितीय सुरक्षा दल यानी कि हमारे लोग तैनात रहते हैं। क्या बात, बल्कि कुछ नहीं है उनके ये पास। बड़ी बात। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अब आपने खान पान की बात की है, तो अभी शहरों में भी, मतलब इस देहरादून की भी बात करूँ मैं, चाहे दिल्ली की बात करूँ, बॉम्बे की बात करिए आप, कहीं की भी, तो हमारे सुंदर कला आटे का कोकला होता है। कहीं गोगना बोलते हैं, कहीं कोकला बोलते हैं, कहीं सुंदर कला बोलते, कहीं सुनीली बोलते हैं। यानी कि मैं आपको डुंडा से लेकर, जौहार से लेकर, यहाँ देहरादून से, नीति माणा से लेकर और धारचूरा से लेकर, ये सब चीज़ें बनती ही बनती हैं। और कैसे आटा गूंद के, आटे को गूंद के हम लोग, जैसे आज चाउमीन बोल रहे हैं ना, चाउमीन पतला रूप है, लेकिन आटे को बिल्कुल ऐसे हाथ से मल के और उबाले हुए पानी में डालने के बाद हम लोग अपने शुद्ध फरण का छौंक लगाते हैं, और वो कोकला या गोगना, हाँ, उसको उबाल के उसके बाद उसको छौंक देते हैं। वो तो नहीं जिसको गुगुती कहते हैं? नहीं, घुघुती नहीं। अच्छा, घुघुती नहीं, घुघुती की तरह ही बनाया जाता है। अच्छा। लेकिन मतलब घुघुती को तो आप तेल में पकाते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा। आप पानी में जैसे चाउमीन को उबालते हैं, हाँ, सेम दैट प्रोसेस वही है, स्टीम। हाँ, स्टीम। और उसके बाद उसको निकाल करके हमारे शुद्ध फरण के साथ हम उसको फ्राई करते हैं। ये हमारे दर्शक और भी जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि खान पान की बात है। एक चाय है भोटिया समुदाय की, उसकी क्या विशेषता है और कैसे बनती है? उसकी विशेषता अगर मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले हम लोग बहुत दर्दनाक उससे गुजरे, कोरोना से, आपने देखा होगा जी। कोरोना से सभी लोग प्रभावित हुए, पूरा देश प्रभावित हुआ। तो उस समय हमने सबको कहा कि आप लोग घी की चाय पीजिए। तो कई लोगों को लगा घी, तो हमने कहा घी की चाय पीजिए। तो पानी को उबाल करके पहले थुनेर डाला जाता था। आप तो परिचित, आपको तो बताने की होगी। तो थुनेर को जब डाला जाता था, थुनेर में इतने गुण हैं, प्रजाति है नहीं, छाल में हमारे, हम तो कह रहे हैं ना कि हम जनजाति हमेशा अपने उनसे जुड़े रहे, तो उसको कूट करके रखा जाता है। आजकल बहुत लोगों ने रखा भी है। और देहरादून में तो आजकल आपको घी की चाय की चाय पत्ती मिलेगी, लंबी लंबी डंडे टाइप की मिलती है। अच्छा। तो उसको उबाला जाता है। आप जाएंगे यहाँ पर आड़त बाजार में, तो आपको सब जगह आप पूछेंगे घी की चाय की चाय पत्ती दे दीजिए, तो आपको तुरंत दे देगा। तो उसको उबाल के, तो ये प्रगति है ना जनजातीय समुदाय की, बिल्कुल प्रगति है कि उनके जो प्रोडक्ट थे अब आसानी से बाजार में बिल्कुल बाजार में मिल रहे हैं। और उसको उबाल करके जब हम उसमें घी डालते हैं, उसको दुंबा होता है हमारा एक लकड़ी का बर्तन। अच्छा। तो उसमें हम लोग उसको भिरोड़ना बोलते हैं।
तो अच्छा। उसको जैसे आप लोग मथते हैं ना हाँ हाँ। छाछ वगैरह, तो नहीं, उसको भिगोना बोलते, काफ़ी देर तक उसको भिगोते हैं और उसके बाद उसको डाल करके हम लोग अच्छे कांसे के कटोरों में, तो गर्म रहता ना? हाँ, यहाँ तो हम स्टील यूज़ कर, लेकिन आज हमारे लोग यहाँ भी कांसे के बर्तनों में उसको पी रहे हैं, ये बचाया हुआ है। क्या बात है। तो राखी राउत जी से हमारे दर्शक, क्योंकि आप लोग गायक हैं तो गीत में तो सुनना ही चाहेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नंदलाल भारती ने अपना पूरा जीवन यानी कि 35 से 40 साल लोक संस्कृति के संरक्षण, प्रचार प्रसार, प्रदर्शन को लेकर के बड़ा काम किया है। और अभी आपकी किताब भी आई है जिसमें जौनसारी जनजाति के लोकगीत आपने, जो खुद की भी आपकी कई रचनाएं उसमें हैं। तो आप अपना अनुभव, बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सब लोग, उसके साथ आप अपने काम को जोड़ते हुए उस अनुभव को आप शेयर करेंगे। मैं स्वयं के रूप में ये कह सकता हूँ कि हम लोगों का जो 1967-64 का मेरा जन्म है, 1964 में मेरा जन्म हुआ है और 67 में हम लोगों को जनजाति मिली है। तो जब हम लोगों ने अपना थोड़ा बहुत होश संभाला और अपने उस गांव के आंगन को देखा, अपने उस घर को देखा जहाँ हम लोगों ने तोतली जुबान से कुछ कुछ गुनगुनाना शुरू किया, लड़खड़ाते कदमों से गांव के आंगन में गीतों में चलना शुरू किया, और वही अपने पूरे वर्ष भर में जो खेतों से अनाज आता था वही होता था, क्योंकि बाजार से कुछ लाना ये तो हमारे यहाँ एक प्रकार से अपनी तौहीन मानते थे कि बाजार से अगर आप कुछ भी लेके आ रहे हैं तो वो एक हिसाब से मजाक करी जाती थी कि देखो ये वाला परिवार जो आज बाजार से कुछ लेके आया, क्योंकि बाजार में ये मतलब बाजार हम लोग हमेशा देने के लिए मानते थे। हमारा जो भी गांव का, खेत का, खलियान का, घर का जो भी हमारे पास कुछ होता था बाजार हम ले जाते थे, लाते कुछ भी नहीं थे। तो हम लोगों का उसी में गुजारा रहा कि 3 महीने मानो हमने कोदों की रोटी खाई, फिर 2 महीने हमने केवल मक्की की रोटी खाई, फिर हमको 2 महीने जो है गेहूं की रोटी जब होती थी तो भात और गेहूं, जिस दिन गेहूं की रोटी बनती थी और भात बनता था उस दिन जो हमारे छानी में लोग रहते थे उनको मैसेज किया जाता था कि आज घर आना। अच्छा, वो विशेष और उसकी एक कहा वो है, हम लोग बोलते हैं घर आना, आज बेव भात बनाएंगे। अच्छा। बेव भात यानी दावत। तो दावत होती थी भात की, नहीं तो वो नहीं बनता, नहीं तो कावड़ी, चेणी, झंगोरा यही पकाते थे। तो उस माहौल में हम लोग ना जिए हैं। और बासा भात सुबह के लिए भी रखते थे। अच्छा, वो जो आपका जो लोक रंगमंच है जी, उसकी कह रहा हूँ। तो जब मैं माँ के साथ जाता था तो मैंने देखा कि हमारे कलाकार, कुछ बजाने वाले, कुछ गाने वाले, उनको किस तरीके से प्रताड़ना मिलती थी, किस तरीके से भूखे रहते थे, कब भोजन मिलता था। तो ये एक बड़ा संघर्ष था। तो मेरे गुरुजी थे सूरत सिंह चौहान जी, उनसे भी बात होती थी, गुरुजी ये कुछ है। तो उन्होंने कहा इसमें अगर कुछ करना है तो कुछ ना कुछ करते हैं। हम लोगों ने पूरे जौनसार बावर की एक सर्वे किया, एक दौड़ लगाई और हम लोगों ने 4-5 लोगों को इकट्ठा करा और फिर जौनसार बावर के गांव-गांव घूमे। 358 राजस्व गांव हैं, 100 के करीब मजरे हैं जिसमें केवल आदिवासी लोग पशुओं के साथ थोड़ी बहुत खेती करते हैं। सब जगह गए और हम लोगों ने अपने नुक्कड़ नाटक, जन जागरण गीत, अपनी गाथा, अपनी पीड़ा उन तक पहुंचाई और हमने लोक नृत्यों के माध्यम से उन लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। पर आप मानते कि जो आज पूरा जो जौनसारी अंटायर है, जो परिधान है, वो आज सेलिब्रेशन का वो हो गया, सब लोग उसको पसंद करते हैं? ये आपके कार्यक्रमों से निकला है? जब हम लोग देहरादून आया, मैं 1984 में 83 में आया था, 84 में मैंने बीए किया यहाँ पे। बहुत कठिन व्यवस्था में, कैसे फीस कैसे मैं ये मान रहा हूँ कि मतलब 15 दिन तो हम लोग उधार लाते थे। और ऐसा भी हुआ है, हम लोग 3 लोग यहाँ अदोईवाला में रहते थे। तो ये लंबी चर्चा हो जाएगी। मुझे लगता है कि 40 साल के बाद आपने जो 40 साल तक आपने काम किया है उसका प्रतिफल है कि जो आज की जो ड्रेस और साज सजाए वो आज लोगों की पसंद हो गई। माननीय प्रधानमंत्री, हमारी जो घड़ी की सुई है वो आगे इजाजत नहीं, प्रधानमंत्री जी ने पहन ली सर। आज हमारा कोट भी, चौड़ा भी, और अभी परसों भी उनको जो दिया गया है वो हमारी जौनसारी जनजाति, कुमाऊं जनजाति, भोटिया जनजाति, थारू जनजाति की लड़कियां थी जिन्होंने उनको सेलिब्रेट दिया है। हमारे लिए गर्व की बात है। ये गौरव दिवस की उपलब्धि है भाई, ये वहाँ से हम ये पहुँचे यहाँ तक। बहुत बहुत धन्यवाद राखी राउत जी, आज आप हमारी चर्चा में आए हैं। और डॉक्टर नंदलाल भारती जी, आपका अमूल्य समय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की परिचर्चा में बस इतना ही। अगली कड़ी में
ऐसी ही किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।